आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं खेल मोहब्बत का आखिरी भाग। सुबह के 4 बज गए थे जब श्रद्धा की नींद अचानक खुली। खुद को किसी और के घर में पाकर उसका बदन कांपने लगा। वो झटपट से बेड से नीचे उतरी। युवराज को नीचे बैठे बैठे ही बेड पर सर टिकाए सोते हुए देखकर वो चौंक उठी, लेकिन उसने जल्द से जल्द वहां से जाने में ही भलाई समझी और आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसका पैर युवराज के पैर से टकरा गया और युवराज तुरंत जाग गए। ओ, तुम्हें होश आ गया? और कहाँ जा रही हो? होश? मैंने होश गंवाया ही कब था? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? सुनो स्टूपिड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें अपने घर लाने का और अपनी नींद खराब करने का। कल रात बेहोश बाहर पड़ी हुई थी, इसीलिए तुम्हें मैं मेरे घर लेकर आया हूँ। युवराज ने अपनी हथेली को श्रद्धा के माथे से लगाया। खैर, अभी भी तुम्हें हल्का फीवर है, इसीलिए यहाँ रुककर आराम करो तो बेहतर है। मुझे नहीं रुकना, यहाँ मैं जाना चाहती हूँ। श्रद्धा आगे बढ़ने को ही मगर शरीर में कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते कदमों से गिरते गिरते बची, क्योंकि युवराज ने उसे संभाल लिया था। उन्होंने उसको बेड पर बिठा दिया। कहा ना, अभी तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, यहाँ लेट जाओ। वो दोबारा उठी और बोली, मैंने भी कहा ना मुझे यहाँ नहीं रुकना। पापा पापा भी अकेले होंगे, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। और ताई जी वो भी तो नाराज़ होंगी ना। और ठाकुर, उसके यहाँ पे तो काम पर जाना है, मुझे चलना होगा, नहीं रुक सकती। ये कौन कौन लोग हैं ये सब, मैं नहीं जानता, पर अभी तुम्हें काम करने की इजाज़त मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। दैट्स माई ऑर्डर, अंडरस्टूड? मैं आपकी इजाज़त से काम नहीं करती और हटी अब सामने से। वो दोबारा आगे जाने लगी, फिर कदम लड़खड़ाए और वो गेट पकड़कर नीचे ही बैठ गई। युवराज अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़े हो गए और बोले, क्यों? कहा था ना मैंने, चलने की हिम्मत तो अभी आई नहीं है और जाने का शौक सर पर चढ़ा है। तो फिर बैठी क्यों हूँ, निकलो अभी। वो चुपचाप वहाँ बैठी रही। आज कदम साथ देने से इनकार कर रहे थे उसके। युवराज ने आगे बढ़कर जैसे तैसे उसे संभालते हुए बिस्तर पर बिठा दिया। ज़्यादा ड्रामा क्वीन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? ये ड्रामा नहीं है, बस मुझे जाने दीजिए। हरगिज़ नहीं, मेरा उसूल है किसी को यूँ परेशानी में नहीं छोड़ सकता। परेशानियाँ मेरी हैं, आपकी नहीं, और इन्हें मैं अकेले ही झेलूंगी, समझे आप? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है श्रद्धा? हर चीज़ पे उलझने की आदत है। जिसको सुलझने का मौका ना मिले वो उलझा ही रहता है। अब जाने दीजिए, मैं चली जाऊंगी, वरना तो रणजीत फिर कुछ कर देगा। युवराज ने दिमाग पर जोर डालकर कहा। रणजीत, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, जैसे मेरे ही अजीज हो। हाँ, श्रद्धा ने युवराज को घूरा। होगा आपके लिए खास, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी की बर्बादी है वो। तो उसके कैद से आज़ाद क्यों नहीं हो जाती हो? बर्बादी आबादी में तब्दील हो जाएगी, इतना भी आसान नहीं। मैं बाबा के लिए वचन को तोड़ नहीं सकती। युवराज हैरानी से श्रद्धा को देखते हुए बोले, वचन? कैसा वचन? श्रद्धा झल्ला कर बोली, आपको इससे क्या मतलब? छोड़ दीजिए मेरे बारे में सोचना। मेरी जिंदगी के आगे केवल प्रश्न चिन्ह ही लगे आए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। समझ गया, डरती हो बताने से। बाहर से तो कमज़ोर दिखाती हो और अंदर से भी। कमज़ोर होती तो कब का अपनी जान दे दी होती। सिंधा भी हूँ और सामने रहकर बात भी कर रही हूँ। वो खोजे हुए अंदाज में बेड से उठी और खिड़की से सटकर बाहर कहीं शून्य में ताकते हुए बोली, मेरी अपनी भी खुशियों भरी दुनिया थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या नहीं किया उन्होंने मेरे लिए। थोड़े ही सही पर कुछ पल जो सुंदर रंगों से रंगे थे हमारे हिस्से में भी थे। मैं, मेरे बाबा और मेरी माँ, हम तीनों अपनी छोटे से ज़िंदगी में सुखी से जी रहे थे। पापा के पास ज़मीन का बस कुछ ही हिस्सा था जिस पर वो खेती किया करते थे। उसी से हमारे सारे काम जैसे तैसे चल जाते थे, मगर कुछ समय बाद उस ज़मीन को भी हमसे छीन लिया गया। यहाँ के सबसे अमीर और धूर्त व्यक्ति रंजीत के पास गए। रंजीत ठाकुर यहाँ के कमज़ोर लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा लेता है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबा ने कुछ रुपये कर्ज लिए उससे, मगर समय पर लौटा नहीं पाए, जिस वजह से रंजीत ने बाबा को चोर घोषित कर दिया। रंजीत के आदमी बाबा को रोज़ धमका कर जाते। जब कोई तरीका नहीं बचा तो बाबा ने रंजीत के आगे हाथ फैलाकर माफ़ी मांग ली। वह बदले में रंजीत ने शर्त रखी कि बाबा को उम्र भर उसके लिए काम करना होगा, नौकरों की तरह। अगर ऐसा नहीं किया तो वो सब कुछ पल भर में ख़त्म कर देगा। मजबूरन उन्हें उसके यहाँ काम करना ही पड़ा। पर ज़्यादा काम करने के कारण दिन प्रतिदिन बाबा की तबीयत खराब रहने लगी और अचानक एक दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ना तो वह कुछ बोल पा रहे थे और ना ही उन्हें कुछ समझ आ रहा था। मेरी माँ बाबा की ऐसी अवस्था में देख नहीं सकी, क्योंकि बहुत प्रेम करती थी वो उनसे। और एक दिन उन्होंने हमेशा के लिए मेरा और बाबा का साथ छोड़ दिया। चली गई वो अपनी बेटी को इस नर्क जैसी दुनिया में अकेला छोड़कर।
उस समय मेरी ताई जी और ताया जी यहाँ थे। वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन माँ ने जाते जाते ताई से एक वचन मांग लिया कि मुझे भी अपनी बेटी समझकर उतना ही प्यार करेंगी। तभी से उन्हें ना चाहते हुए भी हमारे साथ रहना पड़ रहा है। मैं यहाँ से कहीं और जा भी नहीं सकती, क्योंकि माँ के स्वर्गवास के बाद सिर्फ बाबा ही थे जिनसे मुझे बहुत प्यार था, पर उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में रंजीत ने हमें मारने की धमकी दे दी। तब मैंने ही बाबा के दिए वचन को आगे बढ़ाने की बात कह दी। उसके बाद से मैं हमेशा के लिए रंजीत के इस पिंजरे में कैद हो गई, जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। युवराज चुपचाप श्रद्धा को देख रहे थे। उसके चेहरे पर उदासी और दर्द के निशान साफ झलक रहे थे। वो कमरे से बाहर निकली तो युवराज ने रोक लिया। हाँ, माना कि उस पिंजरे को कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम खुद भी तो एक कोशिश कर सकती हो वहां से निकलने की। वो पीछे मुड़कर बोली, नहीं करने कोई कोशिश, ये मेरा नसीब है और जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। कहते हुए उसने बाहर का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से उसका पैर फिसलते हुए बचा। वो आगे बढ़ी तो युवराज ने उसके पीछे चलते हुए उसे पुकारा, सुनो श्रद्धा। और इसी के साथ आंगन में बढ़ते हुए दोनों ही ठिठक गए, क्योंकि संजय वहीं बाहर खड़ा था। श्रद्धा हड़बड़ाती हुई तुरंत नजरें झुकाकर वहां से चली गई। संजय ने युवराज को घूरा, ये सब क्या है युवराज? ये लड़के तुम्हारे घर? कुछ समझ नहीं आया मुझे। युवराज दूसरी तरफ घूम गए और रात वाली बात संजय को बता दी। सारी बात सुनकर संजय बोला, हाँ ठीक है, तुम उसकी मदद करना चाहते थे और मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, पर फिर भी ऐसे ही किसी को घर में घुसा लेना ठीक नहीं। क्या ठीक है और क्या नहीं, इसकी परवाह तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं संजय। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और जो मुझे ठीक लगेगा आगे भी वही करूँगा। उन्होंने संजय की आंखों में आंखें डालकर डरता से ये बात बोली तो संजय उन्हें देखता ही रह गया। पहुंची तो उसकी ताई कमला कुछ सामान बांध रही थी। श्रद्धा ने धीरे से कहा, ताई जी ये सामान क्यों बांध रही हैं आप? ओह, तो आ गई आप? कहाँ थी कल रात से? अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं कहीं रास्ते में ही बेसुध खोकर सो गई थी। अभी बस सुबह आँख खुली तो खुद को बीच रास्ते में देखकर वापस आ गई। अच्छा नाटक कर लेती हूँ। अब कौन जाने कहाँ और क्यों गायब थी, पर जो भी हो, अब मैं और ये घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। श्रद्धा की आंखों में आंसू उतर आए। पर क्यों ताई जी? आप भले ही मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर इस घर में हमें अकेला मत छोड़कर जाइए। मेरे पीछे से बाबा का ख्याल कौन रखेगा? मैंने हमेशा आपको माँ ही माना था ना, तो क्यों जा रही हैं आप? पीछे से श्रद्धा के ताया जी बोले, देखो लड़की, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का अच्छा भला रिश्ता टूट गया। अब क्या चाहती हो? जीवन भर तुम्हें छाती पर बैठाकर घूमे? चलो कमला। श्रद्धा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो दोनों वहाँ से तुरंत चले गए। श्रद्धा भागकर अपने बाबा के पैरों के पास जाकर बैठ गई। उठो ना बाबा, देखो ना, ताया और ताई जी भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। कहो ना उनसे कुछ, रोको उन्हें। क्यों? आखिर कब तक मुझे बिना बोले ऐसे ही लेटे रहोगे? क्या गलती हो गई मुझसे जो पहले माँ ने साथ छोड़ दिया और अब ये दोनों भी? कब तक नहीं बोलोगे? कहो ना बाबा, सुनो ना, कुछ तो सुनो। वो उनके पैरों पर अपना सर रखकर रोने लगी। क्या करूं मैं? क्यों मेरे अपनों ने मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया? कैसे जीऊं? कहाँ जाऊं? क्यों? आखिर क्यों मुझे मेरी खुशियाँ नहीं मिल सकती? किसको बताऊं कि किस तरह टूटने लगी हूँ? अगर खिलौना ही बनना था तो पहले ही बता देता ऊपर वाले। कम से कम कोई खेल कर फेंक भी देता तो शायद इतना दर्द नहीं होता जितना कि अपनी असली हकीकत को देखकर होता है। सबको यही लगता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे समझने वाला, मुझे जानने वाला कोई नहीं। क्यों मेरे हाथों में ये बेड़ियाँ डाल दी गई हैं? क्यों मुझे जीता जागता खिलौना बना दिया गया? क्यों मेरे साथ ये खेल मोहब्बत का खेला गया? उसके दिल का दर्द सैलाब बनकर उसकी आंखों से बह रहा था, जिसे देखने वाला कोई भी नहीं था। युवराज छत की मुंडेर पर चढ़कर बैठे थे और किन्हीं ख्यालों में गुम थे। तभी संजय भी छत पर आ गया। युवराज के हाथों लाल रंग की सुंदर चूड़ियां थी, जिन्हें वो एकटक देखते ही जा रहे थे। क्या बात है युवराज, तुम भी चूड़ियां पहनने का शौक रखते हो? कभी बताया नहीं मेरे दोस्त। था तो नहीं, पर होने लगा है। परसों चाचा जी ने बताया कि तुम 2 दिन बाद चले जाओगे। सच बताऊं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें यहाँ से दोबारा वापस भेजने का। बहुत याद आएगी मुझे। और मुझे भी आएगी किसी की। संजय भी युवराज के साथ सटकर बैठ गया। क्या हुआ? इन चूड़ियों में परलोक की अप्सराएं दिखाई पड़ रही हैं, जो इतने प्यार से इन्हीं को देखकर बातें कर रहे हो? युवराज मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे किसी के साथ की बहुत परेशान करने लगी है। शायद आज दिल ने कह दिया है कि मैं भी किसी को आज़ाद कराकर अपने साथ ले जाऊं। संजय युवराज की बातों को समझने लगा था। देखो युवराज, तुम क्या कहना चाहती हो यह मैं अच्छे से जान गया हूँ, पर मेरी भी इतनी बात सुन लो। तुम भले ही अपनी जगह सही हो, मगर हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। फिर चाचा जी को मालूम हुए तो क्या कहेंगे वो?
क्या कहेगा ये पूरा गांव? कुछ सोचा भी है तुमने? कौन क्या सोचता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस आज जो मैं चाहता हूँ वो करके रहूंगा। युवराज ने चूड़ियों को संभाला और वापस नीचे जाने लगे। सुनो युवराज, पागलों जैसी हरकत मत करो। तुम जो भी करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। सुनो, संजय भी युवराज के पीछे पीछे चल दिया। श्रद्धा खामोश सी तालाब के किनारे बैठी थी। आंसुओं की बूंद आंखों से बहकर पानी में मिल रही थी। इस बार उसके छलकते आंसुओं को युवराज की हथेलियों ने थाम लिया, लेकिन श्रद्धा को तो जैसे कोई सुध ही नहीं थी। युवराज भी उसी के बराबर में बैठ गए। क्या हुआ मिसेस स्टूपिड? अब किस खुशी में आंसू बहा रही हो? श्रद्धा के कानों में युवराज की आवाज टकराई। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसके बराबर में युवराज बैठे थे। उसने उठना चाहा मगर युवराज ने हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया। श्रद्धा ने आसमान में देखते हुए कहा, यूं ही आंखों में छुपकर ठहर जाएं या पानी के साथ मिलकर बहें। ये मेरे आंसू हैं, इससे आपको क्या मतलब? हाँ सही कहा, तुम्हारे आंसू हैं, पर इन्हें थामने का हक किसी और को भी तो हो सकता है ना। श्रद्धा ने शक भरी निगाह से युवराज को देखा और उनसे दूर हटकर खड़ी हो गई। किसी को जरूरत नहीं, ना तो मेरे इन बेलगाम आंसुओं को थामने की और ना मुझे। तो क्या उम्र भर बिना गलती किए इन हथकड़ियों में बंधे रहने का इरादा है? मैं जिस भी हाल में रहूं मंजूर है मुझे सब। जाकर अपनी दरिया दिली किसी और को दिखाइए। कोई हक नहीं दिया मैंने आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का। उसके बाद पर युवराज ने कड़े रुख के साथ उसकी बाजू पकड़ ली। मोहब्बत में मोहब्बत करने वाले को आधा हक तो उसी दिन मिल जाता है जिस दिन वो अपने चाहने वाले की कद्र करना सीख लेता है, और वही हक मुझे भी मिला है आज। श्रद्धा की आंखें लाल थी और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने हैरानी से युवराज को देखा। क्या कहना चाहती हैं आप? किसकी मोहब्बत और किससे? मेरी तुमसे। श्रद्धा युवराज से दूर हो गई। आप जो भी कह रहे हैं एक बार फिर उस पर सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आधी तो हो चुकी है, आधी और कर लूँगा तो मामला ही खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कभी कोई अपनी चाहत नहीं रख सकता। मैं वो कांटा हूँ जो पैर में चुभ गया तो निकालना तो दूर, चलना भी दुश्वार कर देगा। तो अच्छा ही है ना, कम से कम अपने होने का एहसास मुझे पल पल कराएगा। मेरे जिस्म से वो जुदा ही ना हो, वही तो मोहब्बत चाहिए मुझे। फिर चाहे इसमें दर्द मिले या मरहम, जैसी भी होगी बस मेरी होगी, दुनिया से अलग, बस खोकर मुझ में मिलेगी। तो क्यों ना बनाऊं उसे अपना, क्यों ना दिल में बसाऊं उसे, क्यों अपनी आधी पड़ी जिंदगी को सजा लूं उससे। एक छोटे सपने से खींचकर उसे हकीकत क्यों ना बना लूं मैं। सिर्फ कहने की बातें हैं, बोलने और निभाने में अंतर होता है। चलो आपने कोशिश भी की तो ज़्यादा दिन तक वो कोशिश रंग नहीं लाएगी। कुछ ही समय बाद सारे रंग मेरे आंसू की तरह बहकर पानी में मिल जाएंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि मेरी मोहब्बत में ना पड़कर अपनी ज़िंदगी ही जी लो। शुरुआत तो तब होगी ना नई ज़िंदगी की जब तुम भी मेरे दिल की आवाज़ को सुनो। मेरे सीने में जो तड़प उठ रही है तुम्हारे उदासी को देखकर, उसे मुस्कुरा कर तुम थोड़ी राहत दे दो। आज़ाद कराने आया हूँ मैं तुम्हें। नहीं सहन होता तुम्हें यूँ बार बार बेबस होकर आंसू बहाते देखना। ले जाना चाहता हूँ तुम्हें अपने साथ, जहाँ तुम अपने मन का कर सको, खुली सांस लेकर जी सको। तोड़ देना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों में पड़ी बेड़ियाँ, करना चाहता हूँ पूरा तुम्हारा हर अधूरा सपना। सच कहता हूँ, तुम कहोगी तो कभी तुम्हें छूने की कोशिश भी नहीं करूँगा, लेकिन बस तुम्हें खुश देखने की तमन्ना मेरे दिल में हिलौरे मार रही है। इस पिंजरे से तुम्हें कैद कराने की मैं हर कोशिश करने को तैयार हूँ। जितनी भी दीवार खड़ी हैं तुम्हें रोकने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अपना समझकर कहो तो सही, बस एक बार श्रद्धा, कहो तो सही। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पिंजरे से अब मैं चाह कर भी निकल नहीं सकती, क्योंकि वादा किया है मैंने उस शिकारी से कि कभी उसकी बेड़ियों को तोड़ कर नहीं जाऊंगी। और रही बात मोहब्बत की, तो वो आप तब समझेंगे जब ये सारी दुनिया आपको मेरे साथ देखकर सवाल करेगी, पूछेगी, आखिर क्यों एक ऐसी लड़की को अपना लिया जिसकी कोई इज्जत नहीं, जो सबकी नज़र में सिर्फ पैरों की धूल है। उसे क्यों सर का ताज बनाकर पहन लिया, जिसे कोई अपने घरों में कदम भी रखने नहीं देता, क्योंकि वो एक अबघीन है। स्वीकारेगा मुझे आपके संग, दूर ही रहिए तो भलाई है, वरना ये दुनिया और लोग मार देंगे आपको भी और हमारे दिल में जग रहे अरमानों को। मेरी ज़िंदगी इन खनखनाती चूड़ियों जैसी नहीं बल्कि टूटी चूड़ियों सी है, जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता, उसे कोई पहनकर अपनी सजावट नहीं बनाना चाहता। छोड़ दीजिए मुझे अपना बनाने का सपना। चुप रहो श्रद्धा, एकदम चुप रहो। ना तो मैं इस दुनिया से मतलब रखता हूँ और ना यहाँ के लोगों से। युवराज ने आगे बढ़कर उसके होंठों को अपनी उंगली रखते हुए कहा, मुझे बस तुम अच्छी लगती हो और तुम्हें मैं यहाँ से ले जाकर ही रहूँगा। फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना जानता हूँ कि अब मुझे तुम्हें देखने की, तुम्हें सुनने की, तुम्हें महसूस करने की आदत हो गई है।
बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें। तुम्हारा हर दर्द मुझे अपना सा लगता है। तुम्हारे हर दर्द पर मरहम बनकर लिपटना चाहता हूँ। प्यार हो गया है मुझे तुम्हारी बातों से और तुमसे। युवराज ने उसके और करीब आकर हाथ पकड़ लिया। वो जो अभी तक उनकी निगाहों में डूबे उनके हर एक अल्फाज को महसूस कर रही थी, उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया और एक थप्पड़ युवराज के गालों पर रसीद कर दिया। युवराज जलती निगाहों से उसे देखने लगे। बस कीजिए युवराज जी। क्या यही सिखाया है आपके माता पिता ने आपको कि ज़बरदस्ती किसी भी लड़की का हाथ उसकी मर्जी के बिना पकड़ लो? बहुत घमंड है ना आपको मोहब्बत पे। तो जाइए एक बार अपने दादाजी से जाकर कहिए सब। उसी वक्त सारी मोहब्बत का और प्यार का उड़न छू हो जाएगा। जाइए यहाँ से और पूछ लीजिए। युवराज अभी भी गुस्से से उसे देख रहे थे। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगे और जाते जाते उन्होंने उन चूड़ियों को श्रद्धा के सामने हाथों से तोड़ डाला जिन्हें वो उसके लिए लाए थे। कांच के टुकड़े लगने से हाथों से खून भी निकलने लगा था, जिसे देख श्रद्धा का मन भी तड़प उठा। लेकिन इस वक्त उसने उनसे दूर रहना ही ठीक समझा और युवराज वहाँ से चले गए। संजय, जो कि उन दोनों की बातों को दूर से ही सुन रहा था, दौड़कर युवराज के पास गया, पर युवराज तेज कदमों से बिना कहे चले गए। संजय वापस श्रद्धा के पास आया। क्या किया ये तुमने? नहीं चाहिए था युवराज का प्यार तो सीधे शब्दों में मना कर देती। उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? हो जिस परिवार के संस्कारों की बात तुमने उससे कही, उसी परिवार के नाम से भी चिढ़ है उसे। नहीं पसंद उसे कोई भी उसके माता पिता के नाम से जाने। ना जाने अब क्या बीतेगी उसके दिल पर। नहीं लगा तो श्रद्धा ने उसे रोका। उसकी आंखें संजय से युवराज के अतीत के बारे में जानने के लिए सवाल पूछ रही थी। संजय ने पहले तो बताने से इनकार कर दिया, मगर श्रद्धा के सवालों से पार पाना मुश्किल था। जानना चाहती हो ना युवराज के बारे में? तो सुनो। युवराज का बचपन इन्हीं गलियों में मेरे साथ खेलते हुए गुजरा है, पर ज़्यादा वक्त तक नहीं। दादाजी के 2 बेटे थे, पहले कैलाश और छोटे धर्मेश। कैलाश ही युवराज के पिता थे और माँ थी मंजू। युवराज सबसे ज़्यादा करीब अपने दादाजी से था, पर फिर अपनी माँ मंजू के साथ। मगर अपने पिता कैलाश को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो कड़े नियम कायदे और सख्त मिजाज वाले थे और युवराज को उनके किसी भी नियम में बनना मंजूर नहीं था। वो ज़िद्दी और अपनी धुन में रहने वाला लड़का था और कैलाश हमेशा उसे उसके असंस्कारी कहकर डांट देते, क्योंकि युवराज कैलाश और मंजू का अपना बेटा नहीं था। मंजू जब पहली और दूसरी बार गर्भवती हुई थी, तब उनके यहाँ सिर्फ लड़कियों का ही जन्म हुआ और बेटियों ने भी कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया। तीसरी बार जब वो गर्भवती हुई तो मृत बच्चे ने ही जन्म दिया। उस समय कैलाश कुछ महीने के लिए बाहर थे। अस्पताल में केवल वो, धर्मेश और उसकी पत्नी थी। ऐसे में उन्होंने युवराज को गोद ले लिया, क्योंकि अगर मंजू ऐसा नहीं करती तो कैलाश उन्हें घर से भी स्थान नहीं देते। युवराज गोद लिया बेटा है, इसकी खबर दादाजी को भी नहीं थी। युवराज के लक्षण कैलाश से मेल नहीं खाते थे, इसीलिए कैलाश और युवराज दोनों ने बाप बेटों वाली कोई बात नहीं थी। कैलाश मंजू और युवराज से ज़्यादा प्रेम करते थे और यही बात धर्मेश और उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें डर था कि उनकी सारी ज़मीन को कैलाश के हिस्से में दे देंगे। इसीलिए एक दिन उन्होंने कैलाश को जाकर बता दिया कि युवराज उनका अपना बेटा नहीं। तब युवराज 12 साल का था। जब शाम को वो खेलकर घर लौटा तो देखा कि कैलाश और मंजू में युवराज को लेकर बहस चल रही है। कैलाश जो मंजू पर इस तरह चिल्लाते देख युवराज का खून खौल उठा। उसने कैलाश को बहुत से अपशब्द कह दिए तो कैलाश ने उस दिन युवराज को एक थप्पड़ जड़ दिया और ये कह दिया कि मंजू और युवराज को ये घर से हमेशा के लिए छोड़ना होगा। पर दादाजी के होते ऐसा करना नामुमकिन था। दादाजी ने कैलाश को कहा कि वो युवराज को स्वीकार कर ले, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि युवराज के बाजुओं में उनके खानदान का खून नहीं, इसीलिए इसे कभी अपना नहीं सकते। इसके बाद कैलाश ने मंजू को छोड़कर किसी और से विवाह कर लिया। इधर पूरे गांव में इसकी खबर फैल गई कि युवराज मंजू का अपना बेटा नहीं। लोग शक भरी निगाह से मंजू पर दोष लगाने लगे। ये बात मंजू से सहन नहीं हुई और एक दिन उनका स्वर्गवास हो गया। इतना सब होने के बाद युवराज चिड़ा चिड़ा गुस्से वाला हो गया। गांव के लोग और बच्चे उसे इस बात पर ताना देने लगे। युवराज का अपना कोई अता पता नहीं है, वो किसका बेटा है इसका किसी को नहीं पता। एक दिन धर्मेश के बेटे शेखर ने युवराज का खूब मजाक बनाया तो उसकी हाथापाई हो गई, जिसमें शेखर को बहुत चोट आई। उसके बाद धर्मेश और उसकी पत्नी ने दादाजी से बोल दिया कि या तो अब युवराज यहाँ रहेगा या फिर वो लोग। दादाजी युवराज को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो युवराज को छोड़ नहीं सकती। तब धोखे से आधी जमीन अपने नाम करवाकर धर्मेश और उसकी पत्नी ने भी घर छोड़ दिया। इधर युवराज का व्यवहार पहले से अलग होने लगा। उसके दिमाग में बस यही कड़वी यादें बस गई और वो सबसे कटने लगा। तब दादाजी ने उसे शहर के एक हॉस्टल में भिजवा दिया। उसके बाद युवराज अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं रहकर करने लगा। कुछ समय बाद जब वो 12वीं में आया तो उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने का निर्णय लिया, ताकि दादाजी को कोई तकलीफ ना हो। अब इतने सालों बाद वो दादाजी के इतने आग्रह करने पर इसी गांव में वापस आया, लेकिन आज भी उसे इस घर और गांव से बहुत नफरत है।
बात नापसंद है जब कोई उसे उसके परिवार के संस्कार और लोगों के बीच में लाए। संजय अपनी बात खत्म करके वहां से चला गया और श्रद्धा वहीं बेदम गिर पड़ी और खुद को कोसने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसने युवराज को खुद से दूर करने के लिए उन पर हाथ तक उठा दिया। वो पूरी तरह उलझ चुकी थी। वो इसी कश्मकश में थी कि युवराज को अपनी जिंदगी बना ले या जिंदगी से ही निकाल दे। इधर युवराज कमरे में आए और दरवाज़ा लॉक करके आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर श्रद्धा के 3 थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। युवराज का तन बदन श्रद्धा के इस व्यवहार से जलन से भर उठा था। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता उठाकर आईने में दे मारा और चारों तरफ कांच के टुकड़ों के साथ साथ युवराज के सारे जज्बात भी टूटकर बिखर गए। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गए और चेहरा ऊपर कर हाथों से ढककर आंखों से बहते आंसुओं के जत्थे को खुद से ही छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कुछ देर ऐसा करते रहने के बाद उन्होंने आंसुओं को पोंछा और दादाजी के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए। दादाजी कुछ देर पहले ही घर लौटे थे। युवराज को उन्होंने बाहर खड़ा देखा तो अंदर बुला लिया। अरे युवराज, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। दादाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। युवराज गंभीर होकर बोले। हाँ हाँ ठीक है, जो कहना है कह देना, पर अभी नहीं। अभी तो लंबे सफ़र की वजह से घुटने में दर्द है। थोड़ी देर बाद आराम से बात करेंगे। ये बात नहीं बल्कि अभी करना ही सही रहेगा और मैं वही बताने आया हूँ। फिर मौका मिले ना मिले। क्यों? अच्छा समझ गया, परसों जाने वाले हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। चलो फिर बता ही दो क्या कहना चाहते हो। मैं किसी को बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ और उसे अपने साथ ही ले जाना चाहता हूँ। दादाजी युवराज की बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। कौन है वो और क्यों ले जाना चाहते हो उसे अपने साथ? युवराज ने टाल मटोल ना करते हुए दो टूक जवाब दिया। श्रद्धा। और मैं उसे रंजीत की कैसे आज़ाद कराकर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। श्रद्धा नाम सुनते दादाजी ने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचा और फिर नफरत से बोले, ये सब क्या बकवास है युवराज? मेरे साथ ऐसा मजाक करने की सोचना भी मत। ये मजाक नहीं, सच है। बहुत प्यार करता हूँ उससे और अब उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दादाजी को गुस्सा आ गया। बस करो युवराज, जानते भी हो क्या कह रहे हो? और क्या तुम्हें हमारी इज्जत की ज़रा सी भी परवाह नहीं? जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उसमें और तुम में बहुत बड़ा फ़र्क है। और समाज क्या कहेगा कि ऐसे लड़की को तुम्हारे साथ छोड़ दूँ जो रंजीत के यहाँ से छोटे मोटे काम करने वाली नौकर है? सब और निकाल दो ऐसी बातों को अपने दिमाग से। भला इसमें ही है। युवराज पे कड़े रुख में बोले। भूल जाऊं, पर कैसे? और कितनी बार मैंने कहा है आपसे, मैं किसी दुनियादारी या समाज को नहीं मानता। और रही बात फ़र्क की तो वो आप देखते हैं, मैं नहीं। उसे नौकर भी समाज के सो कोल ठेकेदारों ने ही बनाया है। भगवान ने तो उसे इंसान ही बनाकर भेजा था। एक मासूम सी प्यारी सी लड़की जो अपने दम पर जी सके, अपनी पहचान बना सके, इसीलिए कर रहा हूँ इतना सब। और ऐसा करने से आपका या मेरा कद छोटा नहीं हो जाता। युवराज, दादाजी चिल्ला कर बोले। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दादाजी, और खुद ही याद कीजिए, मेरा भी कोई वजूद नहीं था, मगर आपने भी तो मुझे सहारा दिया ना। जब सारे लोग आपके खिलाफ थे तब भी तो आपने मुझे अपनाया था ना। फिर क्यों आप अब मुझे रोक रहे हैं? बोलिए दादाजी, जवाब दीजिए। मैंने कभी ऐसा, पर तब तुम छोटे थे, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं थी। तुम्हारे पास मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं था जो तुम्हें खड़ा कर सके और आगे बढ़ा सके। और वो लड़की जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। दूध पीते छोटे बच्चे नहीं है वो। उसे अपने दम पर चलना होगा, वो खुद ही चल सकती है, मगर तुम्हें उसके बारे में जानने की उत्सुकता को खत्म करना ही पड़ेगा। आप गलत हैं दादाजी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसे अपना चुका हूँ अपने दिल में। कैसे छोड़ दूँ अब उसे यहाँ अकेले? गलत मैं नहीं तुम हो, और जितना कहा जाए उतना करो। बड़ा हूँ उम्र में और तुमसे ज़्यादा समझ है मुझ में। क्या सही है और क्या नहीं सब जानता हूँ। कोई मेल नहीं हो सकता तुम दोनों का। आज जब तुम ये सब बोल रहे हो, लेकिन कल तुम्हें ही पछताना होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल कर आगे बढ़ो। मैं अच्छे से अच्छी लड़की से तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। नहीं दादाजी, मुझे अच्छी से अच्छी लड़की चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा चाहिए। नहीं युवराज, सवाल खानदानी परंपरा और इज्जत का है, और जिस लड़की की कोई इज्जत नहीं, उस लड़की को अपनाकर मैं खानदानी परंपरा को दांव पर नहीं लगा सकता। और यही दुनिया की रीत है। रीत नहीं, रोग है, रोग। सोच का रोग, समझ का रोग, दिखावे का रोग। और किस खानदानी परंपरा की बात कर रहे हैं आप? उस परंपरा की जिसमें धर्मपत्नी के साथ बदसलूकी की जाए और फिर उसे बेसहारा छोड़कर दूसरी विवाह कर लिया जाए? या फिर उस परंपरा की बात कर रहे हैं आप जिसमें बेटा ही बाप से धोखे से ज़मीन हड़प ले तो दुनिया? दादाजी, ऐसी परंपरा को मैं नकारता हूँ जहाँ औरत की मान मर्यादा का ख्याल तक ना रखा जाए। और क्या छोटा बड़ा लगा रखा है यहाँ गाँव वालों ने? भगवान ने तो नहीं कहा ना कि केवल एक बड़े आदमी को ही मेरी चौखट पर आकर मेरे दर्शन करने का अधिकार है। उसने सबको बराबर अधिकार दिए हैं।
तो क्यों समाज के ठेकेदारों ने ये छोटे बड़े की रीत निकाली, जिस रीत को मैं मानने से इनकार करता हूँ दादाजी। दादाजी आश्चर्य से युवराज को देख रहे थे। क्यों दादाजी, क्यों? क्यों आप भी वही सब कर रहे हैं जो परसों पहले कैलाश नाम के आदमी ने किया? आपने भी तो सबसे लड़कर मुझे अपनाया था। इस समाज के दकियानूसी बातों को साइड में रखकर अपने ही तो मुझे गले से लगाया था। तो क्यों दादाजी? श्रद्धा भी तो मासूम सी लड़की है, जिसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, जिसे तुम्हारा पोता दिलो जान से चाहने लगा है। मेरे लिए मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, परिवार सब आप ही हैं। आपका दिल दुखाकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा दादाजी। मुझे मेरे सिर पे आपका हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। बोलिए दादाजी, क्या रखेंगे आप अपना हाथ मेरे सर पर? क्या देंगे आप मेरा साथ? दादाजी चुपचाप बैठे युवराज की आंखों में झांक रहे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ इल्तिजा थी और दादाजी के हाथ युवराज के हाथों में थे। आप चुप क्यों हैं दादाजी, कुछ तो बोलिए। दादाजी के हाथों ने युवराज के हाथों को कस लिया और युवराज को गले से लगा लिया। दादाजी की आंखों से निकले आंसू युवराज की शर्ट भिगो रहे थे। जब युवराज ने महसूस किया तो दादाजी ने अलग होकर उनका चश्मा उतारकर अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए। दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? बस ऐसे ही दिल भर आया। कब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरी खुशी तुमसे है युवराज। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में दादाजी तुम्हारे साथ हैं। और मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने श्रद्धा के लिए अपशब्द बोले। आखिर मुझे भी भगवान को जान देनी है, वो भी किसी की बेटी है। तुमने आज मुझे आईना दिखाया है। ये सब हम इंसानों की ही सोच है, जो अच्छे भले इंसान के साथ ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, छोटे बड़े का खेल खेलते हैं। गरीब लोगों को भी भगवान ने ही भेजा है। उनके पास दौलत भले ही नहीं, लेकिन उनके पास भी दिल होता है, कुछ उसूल होते हैं, इज्जत होती है, मान सम्मान होते हैं, जज्बात होते हैं। पता नहीं क्यों सारी जिंदगी मैं भी इन दक्कनूसी बातों पर अमल करता रहा, लेकिन अब और नहीं बेटा। तुम्हारे दादाजी खुद तुम्हें श्रद्धा के साथ विवाह बंधन में बांधेगा और अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन अपने पोता पोता, बहू और पोता पोती के साथ बिताएगा। दादाजी की बातों से युवराज की आंखें छलक आई। उन्होंने कसकर दादाजी को गले लगा लिया। इधर श्रद्धा चुपचाप तालाब किनारे बैठकर सोच में डूबी हुई थी कि आखिर युवराज के ऊपर हाथ उठाकर उसने अच्छा नहीं किया। कुछ देर बाद युवराज भी वहां आ गए। वो एकदम शांत थे। श्रद्धा उनकी आंखों को पढ़ना चाह रही थी, जो युवराज ने ऐसी बनाई हुई थी कि साफ साफ झलक रहा था कि युवराज के हाथों में अब कुछ नहीं। क्या हुआ, इतनी मायूस क्यों हैं आप? कहा था ना कि आप में और मुझ में अंतर है। दादाजी ने भी यही बात कही होगी जरूर, और ये भी कहा होगा कि इज्जत का सवाल है। ठीक कहा ना मैंने? खैर, ये तो दुनिया की रीत है। कहते हुए वो मायूस से उठकर युवराज के पास से उठने को हुई। तभी युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, अंतर तो तुम में और मुझ में बहुत है। उसने एकदम पलट कर युवराज को आश्चर्य से देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जबकि तुम मुझसे नफरत करती हो। तभी तो मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था। थप्पड़ वाली बात पर उसने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। देखिए युवराज जी, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। बाबा अकेले हैं, और ये हाथ सारी जिंदगी भी ना छोड़ूं तो? देखिए, खामखा बतंगड़ बन जाएगा किसी ने देख लिया तो। आप चले जाइए वापस शहर। युवराज उठकर उसके करीब आ गए। श्रद्धा की धड़कनें भरने लगी। बात का बतंगड़ बने, यही तो मैं चाहता हूँ। और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम मेरे साथ ही चलोगी, मतलब चलोगी। मैं मोहब्बत में भरोसा रखता हूँ, फिर वो किसी से भी और कैसे भी हो सकती है। समझ आया? नहीं हो सकता ऐसा। मेरी मजबूरियां हैं बहुत सी, और उन्हीं के चलते मैं आपके साथ कभी नहीं जाने वाली। युवराज ठीक है मिजाज में बोले। मजबूरी मजबूरी मजबूरी, हद होती है श्रद्धा। जब देखो तब एक ही राग आपने के सिवाय तुम्हें आता ही क्या है? क्यों तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? कोई जवाब है? श्रद्धा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों उतर आए। हाँ, नहीं है मुझे विश्वास, लेकिन आपकी बातों पर नहीं, बल्कि खुद पर। मैं नहीं चाहती कि रंजीत आपके साथ भी कुछ गलत कर दे, वो भी सिर्फ मेरी बदौलत। और किस मोहब्बत की बात करते हैं आप? मैं नहीं करती आपसे कोई मोहब्बत। चले जाइए मेरी जिंदगी से। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पहचान दिलाने की। नहीं हो सकता आपका और मेरा मेल, बस इतना समझ लीजिए। युवराज की आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। उन्हें उसके पेट से सटाकर उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें फैला ली। उनका चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था कि वो उनकी सांसों को अपने चेहरे पर साफ महसूस कर पा रही थी, जो उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में धड़कने पर मजबूर कर रही थी। उसके चेहरे पर डर के साथ हया की लाली छाई हुई थी, जिसे देखकर युवराज का दिल भी बेकाबू होने पर उतारू था। उन्होंने धीरे से अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। श्रद्धा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। ना जाने कैसा एहसास था ये जिसने उसे कमजोर कर डाला था। वो कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही, फिर एकदम आंखें खोली और युवराज को अपने हाथों की पूरी ताकत से पीछे धकेलकर भागी चली गई, जिसे देखकर युवराज के लबों पर एक बार फिर से मुस्कान थिरक आई।
इधर श्रद्धा भागती हुई घर की चौखट पर पहुंची और अपने टूटे फूटे घर का टूटा फूटा सा दरवाजा बंद कर अपनी अनियंत्रित धड़कनों को काबू करने लगी। नहीं हो सकता ये क्या हो गया मुझे? ये कैसा एहसास था जो मुझे उनके करीब खींच रहा था? मुझे उनसे दूर रहना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो इन सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब सामने युवराज को विक्रम जी के साथ खड़ा देखा। अंदर आने को नहीं बोलोगी? ये दादाजी को ऐसे ही बाहर खड़े रखना है? श्रद्धा को तो जैसे काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। वो तो सुन पड़ चुकी थी। युवराज ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ा, तब जाकर वो होश में आई। श्रद्धा, दादाजी आए हैं। वो पूरी हड़बड़ा चुकी थी और पसीने की बूंदें उसके चेहरे से टपकने लगी। कांपती जबान में बोली, विक्रम जी आइए ना, अंदर आइए। दादाजी उसकी बेचैनी अच्छे से समझ रहे थे। वो अंदर दाखिल हुए। अंदर कमरे में श्रद्धा के बाबा के पास आ गए। श्रद्धा ने जल्दी से स्टूल रखा। दादाजी उस पर बैठ गए। उसके बाबा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, मयंक जी, आप एक बेटी के पिता हैं और एक बेटी का पिता इतना धनवान और दिलदार होता है कि अपनी बेटी को खुशी खुशी दूसरों के हाथों में सौंप देता है। हम भी आज आपसे अपने पोते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या आप अपनी बेटी का हाथ हमारे पोते युवराज के हाथ में लेना पसंद करेंगे? श्रद्धा का दादाजी तो कभी अपने बाबा को देखती, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और युवराज ऐसी बौखलाई श्रद्धा को देख पन मन मुस्कुरा रहे थे। श्रद्धा के बाबा की आंखों से आज बरसों बाद आंसू की बूंदें निकल पड़ी और उनके हाथ में हरकत हुई और उन्होंने दादाजी का हाथ पकड़ लिया, जिसे देख श्रद्धा तड़क पर अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। दादाजी ने उसके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारे रोने के नहीं, हंसने के दिन है बेटा। अपनी तैयारी करो शहर जाने की। और हाँ, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, विक्रम जी नहीं। उसने रोते हुए गर्दन उठाकर दादाजी को देखा तो दादाजी ने आंखों से आश्वासन दिया और वहां से निकल गए। युवराज के घुटनों के बल बैठकर उसके आंसू साफ किए। मैं आऊँगा तुम्हें लेने, कल सुबह यहाँ से तुम्हें बहुत दूर ले जाने के लिए। अब रोना नहीं, ओके स्टूपिड गर्ल, मैं दादाजी को लेकर जाता हूँ। युवराज वहां से निकल गए। श्रद्धा फिर से अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। आज ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव के थे। आज जो कुछ भी हो रहा था ऐसा तो उसने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। पहले विक्रम जी का उसके घर आना, फिर उसके बाबा से युवराज के लिए उसका हाथ मांगना और फिर उसके बाबा का हरकत में आना। वो उठी, आंसू पोछे और भगवान की फोटो के आगे हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। लेकिन इस पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये कोई सुंदर सपना है, आँख खुलेगी तो गायब हो जाएगा। उसने खुद को चोटी काटी। ये तो हकीकत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी खुशियों की हकदार हूँ। मुझे अब एक अधिकार है खुश रहने का। मेरे हिस्से में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन कल किसने देखा है? ना जाने कल तक क्या हो, इसीलिए अभी कोई सपना सजोकर बेकार है। उसका खिला चेहरा एकदम से मुरझा गया और अपने बाबा को खिला पिलाकर खुद भी खा पी कर लेट गई। और सारी रात आज की बातें उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगी और कब उसको नींद ने अपनी आगोश में ले लिया उसे पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तब हड़बड़ाकर उठ बैठी। कौन हो सकता है? क्या ये युवराज जी ही हैं? न गई, अगर नहीं हुए तो? फिर से आवाज़ आई। वो बेतरतीब हालत में ही वो दरवाज़ा खोलने चली गई और खोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उफ, ये लड़की भी ना, बोला था सुबह जाना है और अभी तक सो रही है। चलो जल्दी करो यार, हमें निकलना है। युवराज अंदर आते हुए बोल रहे थे। लेकिन युवराज जी, मेरी बात सुनिए। उन्होंने उसके लबों पर उंगली रखी। चुप, एकदम चुप, बहुत बोलती हो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना और अगर तुम इस बार कुछ बोली तो मैं दूसरा तरीका भी जानता हूँ तुम्हें चुप कराने का। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। दूसरा तरीका? कौन सा तरीका? अगर तुम अब बोली और 5 मिनट के अंदर नहाकर नहीं आई ना। बोलते हुए युवराज उसके होठों के नज़दीक अपने होंठ ले गए, जिससे वो एकदम हड़बड़ा उठी और उल्टे पैर भाग खड़ी हुई, जिसे देखकर युवराज हंस पड़े। स्टूपिड गर्ल। श्रद्धा, उसके बाबा और बेचू सभी ट्रेन में थे। युवराज ने जैसे श्रद्धा के लिए दादाजी को मनाया था वैसे ही अपने साथ शहर में रहने के लिए भी मना लिया। और अब दादाजी ने भी सोच लिया था कि जितनी भी जिंदगी बाकी है अपने बच्चों के साथ रहकर ही बिताई जाए। तो बस चल पड़े अब अपने पोते के संग शहर की ओर। श्रद्धा युवराज के बगल में बैठी थी। उसे अब तक यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि वो नज़र उठाकर युवराज को देखती और फिर नजरें नीचे कर लेती। युवराज उसे अपने साथ ले जा रहे थे। इस बात को सोचकर युवराज को भी अलग ही एहसास हो रहा था। ये सफ़र बेहद खूबसूरत सफ़र था जिसमें उनकी मोहब्बत उनके साथ थी। जब गांव आए थे तो झुंझला रहे थे, लेकिन आज अपने प्यार अपने दादाजी के साथ अपने नए सफ़र की ओर जाते हुए उनका दिल पुरसुकून से भरा हुआ था।
उनका मन था श्रद्धा को अपनी बाहों में भरकर ये सफ़र तय करूं, लेकिन साथ में दादाजी और बाकी सबको देखकर अपनी ख्वाहिश का गला घोट दिया। उनके लिए यही काफ़ी था कि उनकी मोहब्बत उनके करीब बैठी है। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद युवराज सभी को लेकर अपने मंजिल पर पहुंच चुके थे और पूरे एक हफ्ते बाद दादाजी ने शिव मंदिर में बेहद सादा तरीके से युवराज श्रद्धा को परिणय सूत्र में बांध दिया। युवराज की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। वहीं श्रद्धा को अभी तक यकीन करना मुश्किल हो रहा था आज उसकी ज़िंदगी में भी ये दिन आएगा जिसे सपने में वो अक्सर देखा करती थी। जब भी गांव में किसी की शादी हुआ करती थी, वो कोरी शक्ल वाला उसका दुल्हा कोई और नहीं बल्कि युवराज थे, युवराज सिंह राठौड़। आज श्रद्धा किसी की धर्मपत्नी, किसी की पोता बहू बन चुकी थी। अब उसे भी एक नाम मिल चुका था, श्रद्धा युवराज सिंह राठौड़। उसकी आंखों से आंसू छलक आए जब वो दुल्हन बनी अपने कमरे के बालकनी में खड़ी दूर आसमान में चांद को निहार रही थी। उसके इत्मीनान का नूर उसके गोरे मुखड़े को तर किए हुए था। उसने एक लंबी सुकून की सांस भरी, तभी पीछे से युवराज ने आकर उसे अपनी आगोश में भर लिया। वो एकदम ठिठक उठी। युवराज ने उसके कंधे पर सर रखा तो वो आंखें बंद हो गई। हाँ तो धर्म बीवी जी, अब बताइए आप, क्या अब भी आपको हमसे मोहब्बत नहीं? क्या अपने धर्मपति से आपको इश्क नहीं? जब कोई आवाज़ नहीं आई तो युवराज फिर से बोले, अब भी खामोश हो? क्या तुम खुश नहीं श्रद्धा? युवराज ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे सामने घुमाया तो वो पलटते युवराज के सीने से लग गई। मुझे आपसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको मुझसे, लेकिन मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप तो देवता बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हैं। आप नहीं आते तो ना जाने मेरे साथ अभी क्या क्या होना बाकी था। मैंने आपको उस दिन थप्पड़ मारा, उसके लिए माफ़ी। और कहते हुए श्रद्धा ने युवराज के जिस गाल पे थप्पड़ मारा था उसे चूम लिया और झट से युवराज के सीने में छुप गई। ओहो, तो हमारी स्टूपिड गर्ल को किसी रेसिपी आती है। भाई वाह, क्या बात है, हमारे तो भाग खुल गए रे। मेरी बाहों में बहकने की सज़ा भी सुन लो। अब बहुत देर में आज़ाद करूँगा तुमको। श्रद्धा शर्मे से लाल हुई जा रही थी। अब चुप भी कीजिए ना, श्रद्धा ने युवराज के सीने में छुपे हुए ही कहा। तो चलो चुप करते हैं। और कहते हुए युवराज ने उसकी ठोड़ी पकड़ा, चेहरा ऊपर किया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। श्रद्धा की आंखें बंद हो गई और इस बार पूरे सुकून, पूरे हक के साथ वो इस प्यारे से एहसास में खो गई। युवराज ने फिर बारी बारी उसके दोनों गालों को चूमा तो उनकी शर्ट पे उसके हाथ कस गई। फिर युवराज ने उसके लबों को छूकर अपनी मोहब्बत का एहसास उसके रोम रोम में भर दिया। वो रात बहुत निराली थी। मिले तन मन रात वो सुहानी थी। एहसास मनमोहक सा गालों पर लाली थी। नैनों ने नैनों में खोली मदिरा की प्याली थी। खामोश सी धड़कन की आवाज़ रूहानी थी। मेरे लिए खास वो पल दिल को जैसे लगी दिवाली थी। खन की चूड़ी बजी, पायल रूप तुम्हारी मस्तानी थी। हम हो गए एक दूजे की मोहब्बत हमें निभानी थी। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी थी। मैं महका, तू महकी, खुशबू फूलों की रुमानी थी। फिजा में जैसे हरियाली थी, चांद को पाने की हसरत पूरी हुई हमारी थी। यौवन भी दहका महका, रात वो कितनी श्रृंगाली थी। मैं बहका, तू बहकी, रात वो निराली थी। आलिंगन मेरा स्वीकार किया, तेरा हर अदा सुहानी थी। मेरा समाया मुझ में, वो समाई, यही प्यार की कहानी थी। खत्म हुआ हमारा इंतज़ार, वो अब मेरी घरवाली थी। वो रात बहुत निराली थी। 2 दिन बाद युवराज ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उनके मास्टर्स का आखिरी साल था और बाकी टाइम में वो ग्रेजुएशन की ट्यूशन देते थे और घर पर ही उन्होंने दिव्या नाम की एक टीचर श्रद्धा के लिए रख ली, जिसे श्रद्धा को 8वीं तक का सिलेबस कंप्लीट करवाना था। दादाजी अपने कामों में व्यस्त रहते, पेपर पढ़ना, लॉन में घूमना, श्रद्धा के बाबा के पास बैठकर उन्हें न्यूज़ सुनाना और बीजू घर और श्रद्धा के बाबा का ध्यान रखा करती। श्रद्धा भी अपने बाबा का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब पढ़ाई करती तब बीजू उनका ख्याल रखता था। युवराज ने उसका इलाज शुरू करवा दिया था, जिससे उन्हें काफ़ी हद तक आराम लग रहा था। युवराज की मास्टर्स पूरी हो चुकी थी। उनकी काबिलियत देखते हुए उन्हें एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर प्राप्त हो गया, जहां उनको पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। श्रद्धा ने भी दिन रात एक कर 8वीं तक सिलेबस भर डाला। क्योंकि पढ़ने में श्रद्धा काफ़ी होशियार थी, इसीलिए उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा कवर करने में। और उसके बाद युवराज ने उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में 9वीं कक्षा में करा दिया और देखते देखते कब उसने 12वीं कर ली पता ही नहीं चला। 12वीं के बाद श्रद्धा की पढ़ाई में 1 साल का गैप आया, क्योंकि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। घर खुशियों से जगमगा उठा। दादाजी का सपना आज पूरा हो गया था। श्रद्धा के बाबा भी अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे और ये बच्चे सबके जिंदगी में उजाला बनकर आए। युवराज ने खुद का फ्लैट और गाड़ी ले लिया। हंसते खेलते दिन गुजर रहे थे, लेकिन अचानक दादाजी की तबीयत डाउन होती जा रही थी और फिर एक दिन ऐसा सोई कि जागे ही नहीं। उस दिन युवराज बहुत रोए, श्रद्धा भी बहुत रोई, लेकिन उसी ने युवराज को संभाला। श्रद्धा के बाबा और बीजू भी दादाजी के जाने से बहुत उदास रहने लगी थी। अब बच्चे 8 महीने के हो गए तो युवराज ने एक आया रख
बाबा, बिरजू और आया तीनों अच्छे से दोनों बच्चों का लालन पोषण कर रही थी। श्रद्धा अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखती। और श्रद्धा दोनों थककर चूर हो जाते तो एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाशती। वक्त को जैसे पंख लग चले थे और देखते देखते कब 6 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। और आज श्रद्धा युवराज के सामने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में खड़ी थी। वह युवराज शहर के नामचीन बिजनेसमैन के रूप में श्रद्धा के सामने थे। युवराज को श्रद्धा पर फख्र था। इतनी कम उम्र में परिवार के साथ साथ उसने इतना ऊंचा ओहदा हासिल किया, ये युवराज के लिए बड़े गर्व की बात थी। यही वो सड़कें हैं जिसपे कड़ी धूप में नंगे पांव गट्ठर सिर पे लेकर युवराज जी से पहली बार मिली थी। यही वो सड़कें हैं जहां दिल में दुखों का अंबार लिए बचती भागती गिरती पड़ती वे अपना रास्ता तय करती थी। यही वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर चूड़ियां गिना करती थी। यही वो तालाब है जहां बैठकर अपना दर्द आंसू के जरिए इसके पानी में बहा दिया करती थी। आज फिर से इन सड़कों पर आई हूँ, लेकिन ये सब आज भी वैसा का वैसा ही है। और आज मैं कहाँ हूँ? गाड़ी में बैठी श्रद्धा अपनी पुरानी यादों में उलझी हुई थी और गाड़ी ड्राइव कर रहे युवराज उसे देखकर सब समझ चुके थे। उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसकी यादों से जगाया। श्रद्धा, कहाँ खोई हो? सामने देखो। श्रद्धा ने सामने देखा तो उसकी आंखें बहने लगी। सामने उसका वही टूटा फूटा घर था जिस पे ना जाने कितनी बार वो रोती हुई दाखिल होती थी। वो गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ी, दरवाज़ा खोला तो सामने ही दुखों से घिरी श्रद्धा नजर आई, जो कितनी बार बेबस लाचार बैठी थी। श्रद्धा ने उसके करीब जाकर उसे छुआ तो वो गायब हो गई, क्योंकि वो सिर्फ उसका अतीत, उसका भ्रम बनकर उसके सामने था। युवराज उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे गौर से देख रहे थे। कितनी यादें थी इस घर में उसकी, खुशी कम गम की ज़्यादा यादें थी। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे होश में आई और पलटकर युवराज के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। ना जाने कब का गुबार आज वो निकाल देना चाहती थी। युवराज ने उसका सर सहलाया, उसके सर को चूमा। ये क्या, एक डीआईजी इतना रो रही है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? बस कीजिए युवराज जी, कौन देखने लगा हमें यहाँ। चलिए, जिस काम के लिए आए थे वो करते हैं। श्रद्धा आराम से बैठकर युवराज संजय से मिल आए तो संजय ने भी श्रद्धा से मिलने का आग्रह किया। जब संजय ने श्रद्धा को देखा तो देखता ही रह गया। उसका सर शर्मिंदगी से झुक गया। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है संजय जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। संजय से श्रद्धा के आगे हाथ जोड़ लिए तो युवराज ने उसके हाथों को नीचे कर दिया। अरे तुझे पता है गौरव, वो जो श्रद्धा थी ना, वो ना जाने इतने साल में कहाँ से वापस आई है। अपने घर में अकेली है, पूरे हाल में है। क्या मालूम उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। उस लड़के ने ही इसे बर्बाद कर डाला होगा, जो अब फिर से इसी गाँव में इसी घर में आ गई। अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। रवि ने गौरव से कहा तो गौरव की नसें तन उठी कि श्रद्धा को ढूंढने के लिए उसके बाप और उसने चप्पा चप्पा छान मारा था, आज खुद अपनी मौत को दावत देने यहाँ चली आई। श्रद्धा के जाने के बाद रंजीत और गौरव ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी और ना ही उसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी हाथ लग पाई थी। रात हो चुकी थी, श्रद्धा घर में अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर गौरव घर के अंदर घुस गया, जबकि रवि बाहर पहरा दे रहा था। गौरव जब अंदर गया तो श्रद्धा फटी पुरानी सी साड़ी पहने नीचे चादर बिछाकर लेटी हुई थी। गौरव की आंखें चमक उठी और जाकर श्रद्धा के पास बैठ गया। श्रद्धा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे अंदर आए हो? तू बता, कहाँ गई थी उस लड़के के साथ? रंगरलियां मनाकर अब फिर से वापस आ गई। आज हिसाब बराबर करता हूँ तुझसे अपना। हर बार तू मेरे चंगुल से भागी, लेकिन आज नहीं। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा वो आशिक भी नहीं जिसके साथ तू भागी थी। कहते हुए ही उसने श्रद्धा को छूना चाहा तो श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत! उसने अपना हाथ छुड़ाकर श्रद्धा को लिटाना चाहा तो श्रद्धा झट से खड़ी हुई और एक जोरदार लात उसके सीने में दे मारी, जिससे वो दूर जाकर पड़ा और अपना सीना पकड़ लिया और खा जाने वाली नजरों से उसको घूरने लगा। बस एक ही लात का दम है तुझ में, चल उठ, हिम्मत है तो बढ़ आगे। तेरी तो सब कहते हुए उठी था कि एक लात और पड़ी और वहीं ढेर हो गया। बस यही औकात है तुझ में, एक औरत की लात खाकर ढेर हो गया। वो गुस्से से फिर उठा। इस बार श्रद्धा ने उसे लात नहीं मारी, बल्कि आगे बढ़ने का मौका देने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, श्रद्धा ने ऊपर से अपनी लिपटी हुई साड़ी हटाई तो गौरव वहीं जम गया और उसके मुंह से निकला, श्रद्धा? श्रद्धा नहीं, डीआईजी श्रद्धा युवराज सिंह राठौर। उसकी आवाज़ ने उसका टूटा फूटा मकान भी हिला डाला। इतनी कड़क आवाज़ थी श्रद्धा की। चेहरे पर तेज, आंखों में अंगारे लिए डीआईजी यूनिफॉर्म में वो किसी समाने की डरी सहमी श्रद्धा उसके सामने। सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। श्रद्धा ने अपने बेल्ट निकालकर तड़ातड़ उस पर बरसा डाली। गौरव दर्द से तड़प उठा। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। बहुत शौक है ना तुझे औरत के जिस्मों से खेलने का, उनके एहसासों के साथ खेलने का। बहुत शौक है ना तुझे औरों के को दर्द देने का। और बता कैसा महसूस कर रहा है।
श्रद्धा की आंखें और दिल में दूसरे जमाने का दर्द था, जिसको दिल में लिए उसने दिन रात एक एक कर काबिल पुलिस ऑफिसर बनी। आज वो उस सारे दर्द का हिसाब चुकता करना चाहती थी जो उसे दिए जाते थे। गौरव तड़प रहा था। श्रद्धा उसे मारते मारते घर से बाहर ले आई। रवि तो पहले ही डर कर भाग चुका था, लेकिन गौरव की जोरदार चीखें सुनकर अब पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। संजय और युवराज ने इसी के लिए श्रद्धा को अकेला छोड़ा था। देवी तो मर चुकी थी, लेकिन रणजीत भागते भागते आया। जब रवि ने उसे ये सब बताया, उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। इस वक्त गांव का हर एक व्यक्ति हैरान था कि ये वही लड़की है जिसे पैरों की धूल समझा जाता था। उसकी आंखों में जलते अंगारे देख सब सकपका गए थे। इसे जब गौरव का दर्द देखा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर गौरव को बचाने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने उसे भी नहीं बख्शा। तू रणजीत ठाकुर, तूने खुद बाबा की जमीन हड़प कर सिर्फ 50,000 रुपये के लिए उन्हें सलील किया, उन पे चोर होने की तोहमत लगाई। मेरे बाबा तेरे घर का काम करते करते बीमार पड़ गए। मेरी माँ सदमे से चल बसी। मेरा बचपन तेरे घर के कामों के बोझ तले दबकर रह गया। तेरा ये बेटा हर रोज मेरी इज्जत पर हमला करना चाहता था। तुझे बख्श दूं मैं? नहीं, श्रद्धा ने कड़कदार आवाज में कहा। उसकी आवाज पूरी फिजा में गूंज उठी। युवराज गाड़ी के बोनट पर बैठकर इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और संजय भी वहीं खड़ा हैरानी से देख रहा था। जब श्रद्धा ने दोनों की अच्छी खातिर कर डाली तब फोन निकाला और नंबर डायल किया। 5 मिनट के अंदर थाई थाई करते 2 पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी, और श्रद्धा के एक इशारे पर पुलिस दोनों को गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। माफी चाहती हूँ आप सभी से, लेकिन ये करना जरूरी था। रणजीत और गौरव के पापों को घड़ा भर चुका था। दोनों बाप बेटे के खिलाफ कई सबूत है मेरे पास। आप सभी की जो प्रॉपर्टी है वो वापस दे दी जाएगी। पूरे गांव ने श्रद्धा के आगे हाथ जोड़ लिए, क्योंकि रणजीत को सब कई सालों से बर्दाश्त कर रहे थे। आतंक बढ़ चुका था। जमीन हड़पना, मर्डर करना, किसी भी लड़की को उठाकर इज्जत लूट लेना, सब उसके लिए आम बात थी। और भी कई बहुत बड़े जुर्म उन दोनों के सर पर थे, जिसपे श्रद्धा काफी टाइम से काम कर रही थी, और आज मसीहा बनकर वो गांव वालों के सामने खड़ी थी। उसके आगे छलक आई। युवराज ने आकर उसको अपने आगोश में भर लिया। इतने में एक गाड़ी और आकर रुकी, जिसमें दोनों बच्चे श्रद्धा के बाबा और बिरजू निकले। श्रद्धा के बाबा को देखकर सबने उनसे माफी मांगी। उन्होंने बारी बारी सबको गले लगाया। इधर बच्चे आकर श्रद्धा युवराज से लिपट गए। डैड, मम्मा, हमें भी गांव घूमना है। जहां आप दोनों का लव स्टार्ट हुआ था वो सब जगह देखनी है, और जहां डैड गिरे थे वो तालाब भी देखना है, और जिस पेड़ के नीचे बैठकर मम्मा बैंगल्स गिनती थी वो भी सब देखना है। दोनों अपने धुन में बोलते जा रहे थे, और श्रद्धा युवराज को घूरे जा रही थी, क्योंकि ये सब युवराज ने ही बच्चों को बताया होगा, ऐसा श्रद्धा को यकीन था। श्रद्धा ने युवराज के सीने पर मुक्के बरसा डाले। अरे अरे धर्म बीवी जी, मैंने ये सब बताया कि इतने पापा बेलने पड़े मुझे तुम्हारी मॉम को मनाने के लिए। बस कीजिए अब आप, सब देख रहे हैं तो देखने दो। आज भी तुम्हें कल की तरह डर है? नहीं जी, वो डर तो कब का जा चुका है। तो फिर चलो, चले अपने आशियाने में, जहाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, और जहाँ तुम मुझे अपने डंडे पे नचाना चाहती हो। युवराज ने कहा तो श्रद्धा ने उन्हें घूरा और उनको मारने के लिए आगे बढ़ी, तो युवराज हंसते हुए भाग खड़े हुए, और श्रद्धा किलसती हुई उनके पीछे, और बच्चे उछलते हुए उसके पीछे। पापा और बिरजू हंसते मुस्कुराते बच्चों के पीछे। उन्हें देख संजय और बाकी सब भी मुस्कुराने